हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग जा रहे हैं चैप्टर नर्वस सिस्टम का रिवीजन करने। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, मानव तंत्रिका तंत्र, जो चैप्टर आपको पढ़ना होता है बायो के अंदर, उस चैप्टर का हम लोग इसमें रिवीजन करने वाले हैं। हम लोग 75 प्रश्नों को करेंगे, 75 क्वेश्चंस करेंगे वन लाइनर के फॉर्म में, और इस 75 सवाल के साथ आपका यह चैप्टर जो है अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। लगभग जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए, आने वाले रेलवे के एग्जाम के लिए, एसएससी के एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, उन सारे प्रश्नों का हम लोग इसमें रिवीजन करने वाले हैं वन लाइनर के फॉर्म में। तो हर एक सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। सारे के सारे सवाल जो है ये महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम में, इनमें से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर आपने चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो के माध्यम से इन सारे प्रश्नों को देखते हुए आप इस चैप्टर का अच्छे से रिवीजन कर सकते हो कम टाइम में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं इसी चैप्टर को डिटेल में पढूं, एमसीक्यू के फॉर्म में पढूं, तो अगर आप एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, डीप में पढ़ना चाहते हैं, हाई लेवल में पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने ये चैप्टर पहले भी करवाया हुआ है एनसीईआरटी सीरीज के अंदर। आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और एनसीईआरटी वाला एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें ये 75 वीडियोज अपलोडेड है। 75 चैप्टर्स नहीं, 75 वीडियोज अपलोडेड है। इसमें ही आपको मिलेगा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। 3 पार्ट्स में मैंने ये चैप्टर कंप्लीट करवाया हुआ है। टोटल 120 सवाल है, टोटल 120 सवाल है। तो अगर आप चाहते हो कि डिटेल में पढूं, हाई लेवल में पढूं, एक्सप्लेनेशन के साथ पढूं, तो आप इस चैप्टर को देख सकते हो। लेकिन अगर आपने पहले से देखा हुआ है या फिर पहले से आपने कहीं से भी पढ़ा हुआ है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर का रिविजन कर सकते हो। तो ये वीडियो है आपके रिविजन के लिए। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि पिछले 7-8 दिनों से मैंने वीडियो क्यों अपलोड नहीं किया है, तो इसका कारण यह है कि मैं शादी में गया हुआ था। 2 शादियाँ थी, तो उसी में मैं बिजी था, जिसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया पिछले 7-8 दिनों में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं सवालों को। जंतु जगत के किस संघ में तंत्रिकाएं नहीं पाई जाती है? मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो पाए नहीं जाते, एक भी न्यूरॉन इसमें नहीं मिलती है। यह है संघ पोड़ीफेरा। संघ पोड़ीफेरा के जानवर को हम लोग स्पॉन्ज बोलते हैं। जंतु जगत के किस संघ में तंत्रिकाएं पाई जाती है लेकिन मस्तिष्क नहीं? अब देखो, जो एनिमल किंगडम है उसमें पहला फाइलम पोड़ीफेरा होता है, इसमें तंत्रिका होती ही नहीं है। उसके जस्ट बाद जो फाइलम हम लोग पढ़ते हैं वो है फाइलम निडेरिया या फिर फाइलम सिलेंट्रेटा। यहां से ना फाइलम निडेरिया से तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हो जाती है, तंत्रिका तंत्र की शुरुआत हो जाती है। लेकिन जो फाइलम निडेरिया है, जिसका एक जीव है हाइड्रा, तो फाइलम निडेरिया के अंदर जो भी जीव है ना, उनमें तंत्रिका तंत्र तो है, लेकिन तंत्रिका तंत्र में केवल न्यूरॉन्स होते हैं, मस्तिष्क नहीं होता है। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखें। फाइलम निडेरिया के बाद जो अगला फाइलम हमारा आता है वो होता है प्लेटीहेल्मिन्थस। तो तंत्रिका तंत्र की शुरुआत तो हो चुकी है फाइलम निडेरिया से, लेकिन इनमें मस्तिष्क नहीं है, केवल न्यूरॉन है। जो इसके बाद वाला फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थस, इसमें भी तंत्रिका तंत्र होगा ही, क्योंकि शुरुआत तो हो ही चुकी है पिछले फाइलम से, निडेरिया से। लेकिन इनमें क्या है ना कि तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क भी उपस्थित होता है। तो फाइलम पोड़ीफेरा में न्यूरॉन नहीं है। फाइलम निडेरिया जो उसके बाद आएगा उसमें तंत्रिका तंत्र है लेकिन मस्तिष्क नहीं है। और तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क आ गया प्लेटीहेल्मिन्थस से। प्लेटीहेल्मिन्थस जो होते हैं उन्हें हम लोग फ्लैट वर्म्स बोलते हैं, चपटी कृमि बोलते हैं, जैसे कि प्लेनेरिया। मनुष्यों में सबसे पहले किस तंत्र का निर्माण होता है? गर्भाशय में जब हम डेवलप हो रहे होते हैं तो हमारे बॉडी में सबसे पहला जो तंत्र बनता है वो होता है तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। मनुष्यों में तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है? 3 प्रकार के जर्म लेयर्स आपने पढ़े हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है। डैश और डैश मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बोले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या मिलकर के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं? तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्वस सिस्टम है हमारे बॉडी के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र। ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इनमें 2 ऑर्गन्स हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। और सारे के सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उन सबको मिला दो तो हो जाएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो डैश परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं तो सभी तंत्रिकाएं, और डैश मिलकर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करते हैं तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मानव मस्तिष्क डैश द्वारा अच्छी तरह सुरक्षित रहता है। जो हमारा ब्रेन है वो एक बोनी कैविटी में है, यानी कि अस्थि का बना हुआ कैविटी में है, गुहा में है, जिसे हम लोग क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियम बोल दो, इसी को हम लोग ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं। ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, यानी बॉक्स जिसमें ब्रेन है।
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के कुल भार का कितना प्रतिशत भार केवल मस्तिष्क का है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में दो पार्ट्स हैं, एक तो मस्तिष्क और दूसरा मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो इन दोनों को मिलाकर के जो टोटल वेट होगा उसका 98% वेट जो है केवल मस्तिष्क का होता है। एक वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का औसत भार लगभग कितना होता है? 1.2 से 1.4 किलोग्राम। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा और भारी भाग कौन सा है? जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर्ड ब्रेन। फोर्ड ब्रेन, और फोर्ड ब्रेन का ही पार्ट होता है सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं ना, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो सबसे बड़ा और भारी भाग ये अग्र मस्तिष्क होता है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा और भारी भाग प्रमस्तिष्क होता है। तो विकल्प में या तो अग्र मस्तिष्क लिखा हुआ आ जाएगा या फिर होगा प्रमस्तिष्क। दोनों में से जो होगा उसको आप टिक मारेंगे। यहाँ हमारा आंसर प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। मानव शरीर के किस अंग को एन्सेफेलॉन भी कहा जाता है? एन्सेफेलॉन मस्तिष्क को ही कहा जाता है, टेक्निकल टर्म है एन्सेफेलॉन। मानव मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है और पश्च मस्तिष्क है, हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग कौन से हैं? अग्र मस्तिष्क का जो मुख्य 3 भाग है उनमें है घ्राणपाली, ओल्फैक्टरी लोब, प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम और डायन्सेफेलॉन। डायन्सेफेलॉन के अंदर भी हम लोग 3 पार्ट्स बोल देते हैं, एपिथैलेमस, एक होता है सिंपली थैलेमस और दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। तो आप ये सारे टर्म्स भी ध्यान में रख सकते हो। डायन्सेफेलॉन के भी 3 पार्ट्स, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखने, सूंघने, समझने, बोलने और स्वाद के लिए अलग अलग क्षेत्र मस्तिष्क के किस भाग में है? ये होता है प्रमस्तिष्क में। जो अग्र मस्तिष्क का भाग है प्रमस्तिष्क, जिसे हम लोग अंग्रेजी में सेरिब्रम बोलते हैं, इनमें ये सारे चीज़ों के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। सभी ऐच्छिक गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? सारे जो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं जो आप अपनी इच्छा अनुसार करते हो उसको कौन नियंत्रित करता है? प्रमस्तिष्क यानी कि सेरिब्रम। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग एक प्रसारण केंद्र है? रिले सेंटर कहा जाता है। रिले सेंटर कहा जाता है थैलेमस को। थैलेमस का मुख्य कार्य क्या होता है? यह विभिन्न ज्ञानेंद्रियों से, जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं हमारे बॉडी में, उन सारे ज्ञानेंद्रियों से सूचना को प्राप्त करता है और प्रमस्तिष्क को भेजता है यानी कि सेरिब्रम को भेजता है। शरीर का ताप स्थापी यानी कि थर्मोस्टैट किसे कहा जाता है? हाइपोथैलेमस को कहा जाता है। हाइपोथैलेमस जो है हमारे बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, इसीलिए इसे हम लोग शरीर का ताप स्थापी बोलते हैं, थर्मोस्टैट बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच समन्वय कौन स्थापित करता है? ये मध्य मस्तिष्क करता है। ये जो अग्र मस्तिष्क है, ये जो पश्च मस्तिष्क है, इनके बीच समन्वय स्थापित करता है ये मध्य मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क के मुख्य 3 भाग कौन से हैं? मुख्य 3 भाग हैं अनुमस्तिष्क, जिसे हम लोग सेरिबेलम बोलते हैं, उसके बाद पॉन्स, उसके बाद मेडुला, जिसे हिंदी में मज्जा कहा जाता है। ये जो आप पश्च मस्तिष्क देख रहे हो, इनके 3 पार्ट्स हैं, पॉन्स है, मेडुला है और सेरिबेलम है। शरीर का संतुलन और आसन को कौन नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क नियंत्रित करता है। अगर अनुमस्तिष्क सही से काम ना करे, काम करना बंद कर दे, तो आप सही से खड़े नहीं रह पाओगे, आप सही से चल नहीं पाओगे, आपके बॉडी का पूरा बैलेंस जो है बिगड़ जाएगा, आपका पोस्चर सही नहीं रह पाएगा। जैसे एक व्यक्ति जब ज़्यादा शराब पी लेता है, उसको बोलो साइकिल चलाने के लिए, तो वो नहीं चला पाएगा। बिना शराब पिए हुए वो जितने अच्छे से चला सकता था वो नहीं चला पाएगा। आप इवन अगर ज़्यादा पी लिया तो वो चल भी नहीं पाएगा, रास्ते पर झूलते झूलते चलेगा, सही से नहीं चल पाएगा, अपने आप को वो बैलेंस नहीं रख पाएगा, क्योंकि शराब पीने से ये जो सेरिबेलम है ना, ये सही से काम नहीं करता है। तो इसका काम होता है शरीर का संतुलन और आसन को नियंत्रित करना। मज्जा का मुख्य कार्य क्या है? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। मेडुला का मुख्य काम क्या है? श्वसन दर को नियंत्रित करना, हृदय स्पंदन दर को नियंत्रित करना, लार का आना, छींकना, खांसना, उल्टी करना, निगलना, रुधिर दाब को नियंत्रित करना, ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं किसके द्वारा? मज्जा के द्वारा, यानी कि मेडुला के द्वारा। जो पश्च मस्तिष्क का भाग है मज्जा, मेडुला, उसके द्वारा। मेडुला ओब्लंगाटा भी हम लोग बोलते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान में रखें कि रुधिर दाब, राइट, रुधिर दाब, उसके बाद उल्टी करना, उसके बाद लार का आना, यही 3 हैं जो मज्जा से संबंधित बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इन तीनों को ध्यान में रखें। ब्रेन स्टेम किसका सम्मिलित रूप है? जो मध्य मस्तिष्क है, पोन्स है और ये जो मेडुला है, ये सारे मिलकर के ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। ये सारे मिलकर के क्या कहलाते हैं? ब्रेन स्टेम कहलाते हैं। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट्स हैं? मध्य मस्तिष्क है, पोन्स है और मेडुला है। पीयूष ग्रंथि शरीर के किस भाग में स्थित है? जो हाइपोथैलेमस है उसी से कनेक्टेड है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ये मस्तिष्क में है। मेनिंजेज किसे आवृत करती है?
मेनिंजेज जो है ये आवृत करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र हम जब बोलते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में। तो मेनिंजेज ये आवृत करती है मस्तिष्क और मेरुरज्जु को। मानव शरीर का केंद्रीय सूचना प्रसारण अंग कौन है? ये मस्तिष्क है। और मानव शरीर का कौन सा अंग आदेश व नियंत्रण तंत्र की तरह कार्य करता है, ऑर्डर एंड कमांड सिस्टम की तरह काम करता है? ये है मस्तिष्क। सेरिब्रो स्पाइनल द्रव या फिर बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल तरल या फिर बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, शॉर्ट में CSF लिखते हैं हम लोग। इसका मुख्य कार्य क्या है? काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है इसका। देखो जो अभी आपने मेनिंजेज देखे कि मेनिंजेज जो है ये आवृत करती है स्पाइनल कॉर्ड को और आवृत करती है मस्तिष्क को। इनमें 3 लेयर्स होते हैं, इनमें 3 लेयर्स होते हैं। ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर और ये तीसरा लेयर। यहां पर है ब्रेन। तो ब्रेन के सबसे पास वाली जो लेयर है इसे बोलते हैं पाया मैटर। पाया मैटर। सबसे दूर वाले को बोलते हैं ड्यूरा मैटर। सबसे दूर वाले को बोलते हैं ड्यूरा मैटर। और बीच वाले को बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर। एरेक्नॉइड मैटर। तो ये जो एरेक्नॉइड मैटर है, ये जो पाया मैटर है, इनके बीच में ही ये फ्लूइड भरा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। इसका काम देखो क्या है? मस्तिष्क को नम रखना, मस्तिष्क को ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना और बाहरी आघात से बचाना। ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। हमारे मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सेरिब्रम है। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का पार्ट है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो या तो विकल्प में सेरिब्रम होगा, प्रमस्तिष्क होगा। अगर ये नहीं हुआ तो अग्र मस्तिष्क होगा। दोनों में से कोई एक तो जरूरी होगा। किसे छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है? ये अनुमस्तिष्क को कहा जाता है, यानी कि सेरिबेलम को कहा जाता है। सेरिबेलम को कहा जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। हमारे मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है 3 भाग में मध्य मस्तिष्क। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। छोटा मस्तिष्क हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो संरचना है ना, इसकी जो संरचना है ये हमारे ब्रेन की जैसी होती है। अगर हम टोटल ब्रेन के सारे पार्ट्स को मिला दें तो जो संरचना बनती है उसके जैसे ही अनुमस्तिष्क की संरचना होती है, तो हम उसे छोटा ब्रेन बोल देते हैं। लेकिन है ये ब्रेन का, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? यह है सेरिबेलम। बड़ा मस्तिष्क किसे कहा जाता है? सेरिब्रम को कहा जाता है। सेरिब्रम को, ये जो पूरा पार्ट है ना, यही है सेरिब्रम। सेरिब्रम को हम लोग बड़ा मस्तिष्क बोलते हैं। और ये जो पार्ट है ये है सेरिबेलम, इसको कहा जाता है छोटा ब्रेन, जबकि ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। कॉर्पस कैलोसम किसे जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम प्रमस्तिष्क गोलार्धों को, यानी कि सेरिब्रल हेमीस्फेयर को। ये जो आप देख रहे हो ना, ये पूरा पार्ट जो है, ये तो एक पार्ट दिखलाया गया है। ब्रेन को बीच में से काट दो तो एक पार्ट ये है और एक और पार्ट होगा सेम टू सेम एग्जैक्ट ऐसा ही, तो ये एक सेरिब्रल हेमीस्फेयर है। और ऐसा ही ठीक एक और होगा सेरिब्रल हेमीस्फेयर। तो जो 2 सेरिब्रल हेमीस्फेयर्स होते हैं, जो 2 प्रमस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, उनको जोड़ने का काम ये कॉर्पस कैलोसम करता है। यहाँ जो ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, यही है कॉर्पस कैलोसम। जो कॉर्पस कैलोसम है, इसी को हम लोग हार्ड बॉडी भी बोलते हैं। ये स्तनधारियों का एक लक्षण है। स्तनधारियों के अंदर ये यूनिक फीचर है। केवल स्तनधारियों के ही मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम देखने को मिलता है, बाकी सारे में नहीं मिलेगा, बाकी सारे जीव में नहीं मिलेगा। मस्तिष्क के किस भाग से मेरुरज्जु जुड़ा होता है? मज्जा। ये जो मज्जा है ना, इसी से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्ट होता है, मेडुला ऑब्लंगाटा से। मानव मस्तिष्क के किस भाग को स्मृति द्वार कहा जाता है? स्मृति द्वार, गेटवे ऑफ मेमोरीज, ये हिप्पोकैम्पस को कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस ब्रेन का ही पार्ट है। प्रतिवर्ती क्रिया को मुख्य रूप से कौन नियंत्रित करता है? प्रतिवर्ती क्रिया यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि आपका बॉडी किसी गर्म चीज से टच होता है तो झटके से आप बॉडी को हटा लेते हो। जैसे आपका हाथ है, अचानक से किसी गर्म चीज से टच हो गया, झटके से आप हाथ हटा लेते हो। आप रास्ते पर चल रहे थे, पैर में कांटा चुभ गया या फिर कुछ भी चुभ गया, आप झटके से पैर उठा लेते हो, तो वो रिफ्लेक्स एक्शन है। आप सोच समझ करके नहीं करते हो, आप सोच समझ करके नहीं करते हो, वो अपने आप ही हो जाता है। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया है, ये रिफ्लेक्स एक्शन है जो मेनली कंट्रोल होता है मेरुरज्जु से, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से। तो जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं वो अधिकांश कंट्रोल किसके द्वारा होते हैं? मेरुरज्जु के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा, ब्रेन के द्वारा नहीं, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तंत्रिका को कहा जाता है, न्यूरॉन को कहा जाता है। तंत्रिका उत्तक की कौन सी कोशिका विभाजन की क्षमता रखती है? जो नर्वस टिश्यू होता है, जो तंत्रिका उत्तक होता है, इनमें 2 प्रकार के सेल्स होते हैं। एक तो हो गया न्यूरॉन, दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। 2 प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें एक है न्यूरॉन और दूसरी न्यूरोग्लिया।
न्यूरोग्लिया विभाजन कर सकती है, न्यूरॉन विभाजन नहीं करती। जो न्यूरॉन्स है ना उनमें विभाजन की क्षमता नहीं है, मतलब जितने न्यूरॉन मर गए, नए नहीं बनेंगे। न्यूरोग्लिया के साथ ऐसा नहीं है, अगर कुछ मरते हैं तो नए बनते भी हैं क्योंकि इनमें विभाजन की क्षमता है, न्यूरॉन्स में नहीं होती विभाजन की क्षमता। न्यूरॉन के मुख्य भाग होते हैं, न्यूरॉन के मुख्य भाग यहाँ आप देख सकते हो, ये एक कंप्लीट न्यूरॉन की संरचना है। ये डेंड्राइट दिखलाया गया है, इसी को डेंड्रोन भी बोल देते हैं, डेंड्राइट या फिर डेंड्रोन बोल देते हैं। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग कोशिका काय बोलते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में सेल बॉडी, सोमा, साइटोन, ये सारे नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तंत्रिकाक्ष यानी कि एक्सॉन, ये जो पूरी लंबाई है इसी को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्सॉन बोलते हैं। रेनवियर के नोड, श्वान कोशिकाएं और माइलिन शीत किसके भाग है? यहाँ देख सकते हो आप, ये आपको दिखलाया गया यहाँ पर कोशिकाएं, यह है कोशिकाएं, यह है कोशिकाएं, यह है कोशिकाएं। ये कोशिकाएं जो है ना कुछ पदार्थ को स्रावित करती है जिसे माइलिन शीत कहा जाता है, ठीक है, माइलिन शीत कहा जाता है। और ये जो कोशिकाएं हैं इसका नाम है श्वान कोशिकाएं, ठीक है, श्वान कोशिकाएं। तो जो एक्सॉन है ना उसी में श्वान कोशिकाएं होती है जो माइलिन शीत बनाती है, जो एक्सॉन है उसी में श्वान कोशिकाएं होती हैं जो माइलिन शीत बनाती है। और जहाँ पर माइलिन शीत एब्सेंट है उसे रेनवियर का नोड कहा जाता है। जहाँ पर माइलिन शीत जो है नहीं है, ये सारे जो जगह है इसे कहा जाता है नोड ऑफ रेनवियर, रेनवियर का नोड। दो न्यूरॉन के संधि या जंक्शन को क्या कहा जाता है? दो न्यूरॉन के जंक्शन या संधि को कहा जाता है साइनेप्स। और दो न्यूरॉन का ये जो संधि होता है साइनेप्स होता है, यहाँ पर कुछ गैप होता है, कुछ दरार होता है जिसे साइनेप्टिक दरार कहा जाता है, अंग्रेजी में साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। जो हम जंक्शन बोल रहे हैं, एक न्यूरॉन दो न्यूरॉन, ये जो जंक्शन बोल रहे हैं हम लोग इसे साइनेप्स बोलते हैं। इनके बीच में ये दोनों अटैच नहीं होते हैं, इनके बीच में कुछ न कुछ गैप जरूर होता है, कुछ न कुछ गैप जरूर होता है। इसी गैप को साइनेप्टिक दरार कहा जाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहा जाता है। एसिटाइल कोलिन और एड्रेनालिन तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये दोनों जो है, एसिटाइल कोलिन और एड्रेनालिन। एड्रेनालिन आप जानते हो हार्मोन की तरह भी काम करता है और न्यूरोट्रांसमीटर भी होता है। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड किसके द्वारा सुरक्षित होता है? जैसे कि जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, वो सुरक्षित है क्रेनियम के द्वारा, ब्रेन बॉक्स के द्वारा, ऐसे ही जो मेरुरज्जु है ये सुरक्षित है, यानी इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है रीढ़ की हड्डी, बैकबोन। मेरुरज्जु की लंबाई लगभग कितनी होती है? 45 सेंटीमीटर लगभग होती है। पुरुषों में लंबाई जो है स्पाइनल कॉर्ड की महिलाओं की तुलना में अधिक होती है। प्रतिवर्ती क्रिया की खोज किसने की? जो प्रतिवर्ती क्रिया अभी हम लोगों ने देखा, मार्शल हॉल ने की। प्रतिवर्ती क्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है? मेरुरज्जु के द्वारा। प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पलक झपकना, जैसे आपके आंखों के सामने कोई चीज अगर आ रहा हो तो आप पलक झपकते हो, आपकी पलकें अपने आप बंद हो जाती है या बंद होकर खुल जाती है। ये भी आप सोच समझ करके नहीं करते हो, अपने आप ही ये हो जाता है। पुतली के आकार का नियंत्रण, किसी आप रोशनी वाले स्थान पर जाते हो पुतली का साइज छोटा हो जाता है, किसी अंधेरे में जाते हो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है, तो ये सब भी अपने आप हो रहा है। तो ये जो पलक झपकना है, पुतली के आकार का बड़ा होना छोटा होना, ये भी प्रतिवर्ती क्रिया ही है, लेकिन ये मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती है। मैंने कहा आपसे अधिकांश जो प्रतिवर्ती क्रिया है मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है, लेकिन ये दोनों जो है पलक झपकना और पुतली के आकार का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होते हैं। स्वादग्राही या फिर बोल दो गस्टेटरी रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? जीभ में पाए जाते हैं। घ्राणग्राही या फिर बोल दो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? नाक में पाए जाते हैं। यह है सूंघने के लिए, यह है स्वाद के लिए। गस्टेटरी रिसेप्टर स्वाद के लिए है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सूंघने के लिए है। एक वयस्क मनुष्य के जीभ में लगभग कितने स्वाद कलिकाएं होती है? जो जीभ है ना, जीभ, इनमें ना स्वाद कलिकाएं होती हैं, बहुत सारे स्वाद कलिकाएं होती है। 2000 से 8000 ये रेंज है, ये एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। 2000 से 8000 ये रेंज है, स्वाद कलिकाएं होती है। और हर एक कलिका में, हर एक टेस्ट बड में, स्वाद कलिका यानी कि टेस्ट बड, हर एक टेस्ट बड में बहुत सारे ये होते हैं गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, जो भी आपने देखा पिछली स्लाइड में। मनुष्य के कान का मुख्य कार्य क्या है? मनुष्य के कान का मुख्य कार्य है शरीर का संतुलन बनाना और दूसरा है सुनना। मनुष्य के कान के मुख्य 3 भाग कौन है? बाह्य कर्ण है, मध्य कर्ण है और अंतःकर्ण है। बाह्य कर्ण जिसे पिन्ना भी कहा जाता है, राइट। उसके बाद मिडिल ईयर है, मध्य कर्ण है और उसके बाद अंतःकर्ण है, ठीक है। मानव कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि तरंग को एकत्रित कर कर्णपटह के पास भेजता है? ये जो पिन्ना है या फिर बोल दो ये जो बाह्य कर्ण है, ये ईयर कैनाल देख रहे हो आप, ये बाह्य कर्ण का ही भाग है।
तो वातावरण से ध्वनि तरंगों को कलेक्ट करके ये जो कान का पर्दा है जिसे हम लोग ईयर ड्रम बोलते हैं या फिर बोलते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसके पास भेजता है कौन? पिन्ना, या फिर बोल दो बाह्य कर्ण। तो बाह्य कर्ण का काम है ध्वनि तरंगों को एकत्रित कर कर्णपटा यानी कि कान के पर्दे के पास भेजना। पिन्ना द्वारा एकत्रित ध्वनि तरंगों को कौन आवर्धित करता है? अब बाह्य कर्ण ने भेज दिया ध्वनि तरंग को इस ईयर ड्रम के पास। अब वो जो साउंड वेव है ना, उसको आवर्धित करने का काम जो है मध्य कर्ण में होता है, मिडिल ईयर में होता है। इनमें 3 हड्डियां होती है, हम लोग देखेंगे आगे नाम। मैलियस, इनकस, स्टेपिज 3 हड्डियां होती है। ये 3 हड्डियां मिलकर के उस ध्वनि तरंग को आवर्धित कर देती है। मुद्रक, निहाय, वलयक 3 हड्डियां होती है, हम लोग आगे नाम देखेंगे। मानव कर्ण का कौन सा भाग ध्वनि तरंग को विद्युत आवेग में बदलता है? यह अंतःकर्ण। तो जो बाह्य कर्ण है उसने ध्वनि तरंग को एकत्रित किया, कान के पर्दे के पास भेजा, उस ध्वनि तरंग को आवर्धित करने का काम मिडिल ईयर में हुआ, 3 हड्डियों के द्वारा हुआ। अब वो जो साउंड वेव है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा कौन? इनर ईयर, अंतःकर्ण। उसके बाद वो सिग्नल पहुंचती है ब्रेन में। बाह्य कर्ण और मध्य कर्ण को कौन अलग करता है? कर्णपटा या फिर बोल दो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम को ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है। ये जो आप देख रहे हो ना ईयर ड्रम, इसके एक तरफ है ये पिन्ना बाह्य कर्ण और दूसरी तरफ है मिडिल ईयर। तो मध्य कर्ण और बाह्य कर्ण को अलग करने का काम जो है कान के पर्दे के द्वारा होता है। पिन्ना किसका एक अद्वितीय लक्षण है? स्तनधारी। इस चैप्टर के अंदर 2 आपने पार्ट्स ऐसे पढ़े जो केवल स्तनधारियों में ही पाए जाते हैं। पहला कॉर्पस कैलोसम ब्रेन में, दूसरा पिन्ना। ये जो पिन्ना है, ये जो बाह्य कर्ण है, केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। कुछ स्तनधारी है, डॉल्फिन, व्हेल, ये सारे इन सब में नहीं मिलेगा, लेकिन जिसमें भी मिलेगा वो स्तनधारी होगा। तो स्तनधारियों के अंदर ये यूनिक फीचर है पिन्ना। मध्य कर्ण में ध्वनि तरंग किसके द्वारा आवर्धित किया जाता है? 3 हड्डियों द्वारा आवर्धित किया जाता है। 3 हड्डियों का नाम बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, मुद्रक, निहाय, वलयक। मुद्रक, निहाय, वलयक। तो मध्य कर्ण में उपस्थित 3 हड्डियों का नाम है मुद्रक, निहाय, वलयक। इसी को बोलते हैं मैलियस, इनकस, स्टेपिज। एक और नाम है हैमर, एनविल, स्टडअप। ये सारे नाम आपको रटे होने चाहिए। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि यही है, स्टेपिज। स्टेपिज लिख करके आ जाएगा, या फिर स्टडअप लिख करके आ जाएगा, या फिर वलयक लिख करके आ जाएगा। यहाँ देखो 3 हड्डियां है ना, ये है आपका मुद्रक यानी कि मैलियस, ये है निहाय यानी कि इनकस, और ये है स्टेपिज। यही सबसे छोटी हड्डी है। इसमें बड़ा दिखलाया गया है आपको, वास्तव में ये हड्डियां जो है बहुत ही छोटी होती है। यूस्टेकियन नलिका, यूस्टेकियन कैनाल किसे जोड़ती है? इसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पर। यह यूस्टेकियन नलिका ये जुड़ी हुई होती है ग्रसनी से यानी कि फेरिंक्स से। ठीक है, ये जो नलिका है ये मध्य कर्ण और ग्रसनी से जुड़ी हुई होती है। क्या काम है यूस्टेकियन कैनाल का? जो कान का पर्दा है उसके दोनों साइड हवा के दबाव को समान रखना, क्योंकि एक साइड भी अगर हवा का दबाव ज़्यादा होगा तो कान का पर्दा फट सकता है। तो हवा का दबाव जो है कान के पर्दे के दोनों तरफ समान रखना है, ये काम है यूस्टेकियन नलिका का। मैक्यूला क्रिस्टा कॉक्लिया, मैक्यूला क्रिस्टा कॉक्लिया किसके 3 संवेदी भाग है? ये अंतःकर्ण के भाग है, याद रखिएगा ये अंतःकर्ण के भाग है मैक्यूला क्रिस्टा कॉक्लिया। मैक्यूला और क्रिस्टा का काम होता है शरीर का संतुलन बनाना, जबकि कॉक्लिया का काम होता है ध्वनि तरंग को विद्युत संकेतों में बदलना। डैश को लेबरिंथ भी कहते हैं, अंतःकर्ण को लेबरिंथ भी कहते हैं। कोटि अंग किसमें पाया जाता है? जो आपने मैक्लिया क्रिस्टा कोक्लिया जो आपने देखा, इसी में ये ऑर्गन ऑफ कोटाई होता है, कोटि अंग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कर्णनाल में मौजूद मोम ग्रंथि को क्या कहा जाता है? जो आपने देखा ना ये पिन्ना और ये था कर्णनाल, ईयर कैनाल। इसमें बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं। यहाँ पे कान का पर्दा, ईयर ड्रम, इसमें बहुत ही छोटे छोटे बाल होते हैं और इनमें ना ये मोम बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, वैक्स बनाने वाली ग्रंथियाँ होती हैं, जिसे सेरुमिनस ग्रंथि कहा जाता है। तो यहाँ से जो मोम सिक्रेट होता है या फिर जो बाल होते हैं उसका काम होता है कि जो डस्ट पार्टिकल्स है वो कान के पर्दे तक ना पहुँच पाए, इस बीच में ही फंस करके रह जाए। तो सेरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पर जो वैक्स सिक्रेट करते हैं, मोम बनाते हैं, और छोटे छोटे बाल होते हैं। कान के अंदर देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं ओटोस्कोप का। तंत्रिका तंत्र से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी कहा जाता है। मानवों में मस्तिष्क से संबंधित बीमारियां हैं, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज है, पार्किंसंस डिजीज है, एंसेफ्लाइटिस है, ये सारे ब्रेन से रिलेटेड डिजीज हैं। अकशेरुकी जंतुओं में
सबसे विकसित मस्तिष्क किसके पास होता है? अकशेरुकी जंतु में, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन नहीं है, उनमें सबसे विकसित मस्तिष्क जो है वो ऑक्टोपस के पास होता है। तो ये हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पर समाप्त होता है। जो भी महत्वपूर्ण सवाल इस चैप्टर से आपको याद होने चाहिए वो सारे मैंने रिवाइज करवा दिए हैं। आप इन सारे प्रश्नों को याद रखें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।